मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक मित्रों बहुत ही डिमांडेड टॉपिक है। बराबर आप लोगों का डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में कमेंट आता है, रिएक्शन आता है, प्रतिक्रिया आती है, डिमांड आता है, जिज्ञासा आती है। बहुत से मित्रों ने बार बार आग्रह किया है कि विस्तृत वीडियो दे करके तमाम गणित का ताम झाम करके आप समझाते जरूर हैं, लेकिन कभी कभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। राहु केतु एक ऐसे ग्रह हैं इनका ही बहुत विस्तृत क्षेत्र होता है। इस नाते गुरु जी या पावन जी इसको थोड़ा राहु केतु पर ही केंद्रित करके विस्तार से राहु केतु के बारे में बताइए। तो आज का टॉपिक है मित्रों राहु केतु के बारे में विस्तृत जानकारी। जी हाँ मित्रों, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट राहु केतु। आज मैं मित्रों राहु केतु के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहा हूं। बार बार मैंने अपने कई वीडियो में राहु केतु के बारे में प्रकाश डाला है, चर्चा भी किया है, लेकिन कई ग्रहों के साथ चर्चा किया है। हो सकता है आपके कॉन्सेप्ट में सही चीज उतरने में कुछ कमी रह गई हो। आप सभी जानते हो कि नोड्स आर स्ट्रांगर देन अदर प्लैनेट्स। ये केपी सिस्टम की नई विधा जो है, नई विधा क्या है? ये अनुभूत विधा है और सार है, यह ज्योतिष का शोध है, निचोड़ है। इसमें स्वर्गीय के.एस. कृष्णमूर्ति जी ने लिखा है कि नोड्स आर स्ट्रांगर देन अदर प्लैनेट्स, अर्थात छाया ग्रह अन्य ग्रहों से ज्यादा सबल होते हैं, प्रभावशाली होते हैं। इस पर विस्तार से चर्चा मैंने कई बार दिया है। मित्रों केपी सिस्टम की एक नई विधा ये भी है, एक खूबी यह भी है कि हमारे यहां कोई ग्रह अशुभ या शुभ नहीं होता। कोई ग्रह उच्च या नीच नहीं माना जाता है, बल्कि जो हमारी मनचाही बात को पूरी करे, कार्य को पूरा करे, मुराद को पूरा करे, वो हमारे लिए शुभ है, आपके लिए शुभ है। और जो न पूरा करे वह अशुभ है। यही शुभ अशुभ की परिभाषा है। हर ग्रह शुभ है, हर ग्रह अशुभ है। जो जिसके ऊपर दायित्व तो दिया गया है, जिस प्रकार से एक मंत्रिमंडल होता है, कैबिनेट होती है हमारे यहाँ आज, चाहे वो प्रदेश सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, या कहीं कैबिनेट को अलग अलग दायित्व तो दिया जाता है, अपने अपने विभाग का काम वो देखते हैं। उसी तरह से ग्रहों को भी जो दायित्व तो मिला है, जिसको हम सिग्निफिकेटर कहते हैं, उसका कार्य जो देखते हैं उनको प्रतिनिधि भी कहते हैं, उन्हीं को हम कार्जेश भी कहते हैं। कभी कभी मित्रों को कार्जेश का भ्रम हो जाता है कि राशिश है कि भावेश है। नहीं मित्रों, राशिश भावेश तो कार्जेश में आते हैं, लेकिन कार्जेश राशिश या भावेश नहीं होता। उसका क्षेत्र थोड़ा विस्तृत होता है, कई भावों का कार्जेश होता है, कई जिम्मेदारियां उस पर होती है। और जो जो जिम्मेदारियां होती हैं उसको शुभ या अशुभ जो भी जिम्मेदारी होती है सबको निभाता है, चाहे आपके लिए शुभ हो चाहे अशुभ। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपसे चाहेंगे, मेरा अनुरोध है कि नीचे का लाल बटन दबा करके पुश करके सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरे चैनल को। बगल में जो बेल आइकन आती है उसे जरूर क्लिक कर दें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुंच जाए। और मित्रों को शेयर जरूर करें, वीडियो को आदि से अंत तक पूरा देखें, तभी सही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, भ्रम दूर होगा। और सभी दर्शक मित्रों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। आते हैं मित्रों मूल टॉपिक पर। बिना किसी उदाहरण के सही जानकारी देना संभव नहीं होता। इस नाते हमेशा मैं स्टैंडिंग पोजीशन में ही चार्ट पे ही आपसे मिलता हूं। और उदाहरण के लिए हमने एक कुंडली दिया है, डेट ऑफ बर्थ है 7 जून 1977 ईस्वी, टाइम ऑफ बर्थ है 14:25 माने अपराह्न 2:25 पर PM पर, और प्लेस ऑफ बर्थ है गोरखपुर,
क्योंकि गोरखपुर का अक्षांश रेखांश आसानी से हर जगह उपलब्ध है, हर सॉफ्टवेयर में, यूपी इंडिया। देखिए ये उस टाइम पे 14-25 पर कन्या लग्न की कुंडली बनी है। केपी लग्न चार्ट में हर ग्रहों को यहाँ दर्शाया गया है, और फिर केपी कस्प चार्ट बना है। लग्न और कस्प चार्ट में यही अंतर है कि राशि भी अपना स्थान चेंज कर सकती हैं। कस्प चार्ट में राशियां कभी कभी नहीं दिखाई देती हैं, गायब रहती हैं, ग्रह अपना स्थान चेंज कर देते हैं। देखिए राहु और केतु दोनों प्रथम और 7वें में है। शनिश्चर देखिए लग्न कुंडली में 11वें है, लेकिन कस्प कुंडली में 10वें आ गया है। सूर्य, बृहस्पति और बुध लग्न कुंडली में 9वें स्थान में है, लेकिन 8वें आ गए हैं कस्प कुंडली में। शुक्र और मंगल ये दो ग्रह लग्न कुंडली में 8वें हैं, लेकिन कस्प कुंडली में 7वें आ गए हैं। चंद्रमा 6वें था, ये 5वें आ गया। इस तरह से हर ग्रहों ने अपना स्थान बदल दिया करीब करीब। ये कस्प कुंडली की विशेषता होती है। अब यहाँ हम मात्र 2 चार्ट दिए हैं आज। एक तो ग्रह स्पष्ट दिए हैं और दूसरा दिए हैं केपी स्पष्ट ग्रह और केपी प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर्स। इसको इसलिए दिए हैं कि इसी की जरूरत है। मात्र हमारी चर्चा राहु केतु का फल पर है। आप सभी जानते हो या हम सभी जानते हैं, अनुभव है हमारे पास। हमारे पास तो जब से हमने इस कार्य को शुरू किया है, वीडियो देना शुरू किया है, इसके पूर्व भी मैं बहुत दिनों से अध्ययन शोध कर रहा हूं। अनेक लोगों से मेरा सामना हुआ है, सब अनेकों कुंडलियां हमने देखा है, बनाया है, बताया, अनुभव है, प्रयोग है। लेकिन जब से मैंने वीडियो दिया उसके बाद से नियमित मैं टाइम टू टाइम बैठता हूं और मित्रों की कुंडली जो देश से या विदेश से, देश के कोने कोने से या इंडियन फॉरेनर्स जो हैं, वो सबकी कुंडली में प्राय देखता हूं जितना संभव है। अधिकतर लोग हमारे पास या आपके पास या ज्योतिषी के पास प्राय वही लोग पहुंचते हैं जिन पे या तो राहु की दशा होती है या उस ग्रह की दशा होती है जो राहु के नक्षत्र में अधिकतम लोग। और जो बचते हैं उसमें भी अधिकतम वही होते हैं जो 8वें भाव जिनका सबल होता है। केपी सिस्टम से आप देखोगे कि 8वां भाव है उसमें और वो सबल है, तो निश्चित वो पीड़ित होते हैं तो कोई भी अन्य उपाय, उपचार, निदान, समाधान काम नहीं करता। ज्योतिषी की राह तो पकड़ते हैं और उनको रास्ता मिलता है। तो मित्रों राहु केतु वास्तव में बहुत प्रभावी हैं। के एस कृष्णामूर्ति जी ने केवल कहा ही नहीं बल्कि आज वो प्रयोग में या अनुभव में सही भी उतर रहा है। इस नाते उनकी हर बातें जो है ग्रहणीय है। तो मित्रों हम बात देखते हैं कि पहली बात राहु और केतु हर ग्रहों का जो सॉफ्टवेयर होगा, इसका मूल नियम यह है कि ग्रह कस्प कुंडली के आधार पर जिस भाव में होता है उसका सिग्निफिकेटर होता है। जैसे एक ग्रह को ले लीजिए, उसी अनुसार सबका है। सूर्य देखिए 8वें भाव में है, सूर्य यहां देखिए 8वें भाव में है कस्प कुंडली में। लग्न कुंडली को यहां नहीं देखेंगे, 8वें भाव में देखिए सूर्य है, तो सूर्य के आगे 8 लिखा हुआ है। 12वें भाव में सूर्य की राशि है, नाते सूर्य के आगे 12 लिखा है। अब सूर्य किसके नक्षत्र में है? सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में है। नक्षत्र यहां से देखा जाएगा मित्रों, लग्न कुंडली से, क्योंकि वृषभ में बैठा है। तो चंद्रमा सूर्य वृष राशि में देखिए 26 अंश 52 कलाक 27 विकला पर ग्रह स्पष्ट हमने दिया है। इस तरह से सूर्य जो है चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा है। अब चंद्रमा जिस भाव में बैठा होगा, चंद्रमा देखिए लग्न कुंडली में 6वें बैठा है, लेकिन कस्प कुंडली में 5वें आ गया, तो कस्प से ही मिलेगा फल। चंद्रमा 5 और 11 का कार्य से 11वें में चंद्रमा की राशि। इस तरह से ग्रह जिस भाव में होता है और जिस भाव में उसकी राशि होती है, ये उसका कार्य होता है। ग्रह जिस नक्षत्र में होता है वो नक्षत्रेश जिस भाव में होता है और नक्षत्रेश की राशि जिस भाव में होती है उन भावों का कार्य। इस तरह से सूर्य से लेकर के केतु तक सभी नक्षत्र जिन भावों में है और जिन भावों में उनकी राशियां हैं। राहु केतु की एक विशेषता है मित्रों, इनकी अपनी कोई निजी राशि नहीं होती है, ऐसा आप सभी लोग जानते हो। लेकिन ये जिस राशि में होते हैं
उसी के स्वामी मान लिए जाते हैं, और वो राशि जिस भाव में होती है वो राहु केतु की राशि मान ली जाती है। अब मान लीजिए मेष राशि में राहु या केतु है तो मेष ही नहीं मानी जाएगी, मंगल की दोनों राशियां राहु केतु की ही मानी जाएंगी, मंगल की भी मानी जाएंगी लेकिन राहु केतु की भी मानी जाएंगी, राहु की भी मानी जाएंगी या केतु की भी मानी जाएंगी। कर्क और सिंह दो राशियां ऐसी हैं जो केवल सूर्य, चंद्रमा और सूर्य की हैं, इसमें दो राशियां ना तो उसी राशि की मानी जाएंगी। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरा बात है मित्रों, बिना सिग्निफिकेटर तय किए आप फल की व्यापकता को नहीं भाप सकते। तो पहली चीज तो यह है कि सॉफ्टवेयर में आपको ग्रह जिस भाव या राशि भाव में है या जिस भाव में उसकी राशियां हैं, ग्रह जिस नक्षत्र में या नक्षत्रेश जिस भाव में है, जिस भाव में नक्षत्रेश की राशियां, ये तो मिलता है लेकिन दृष्टि नहीं दिखाई देती है। तो आप पर निर्भर है, वो अलग से है। दोनों ग्रह और उसका नक्षत्रेश जिन भावों को देख रहे हैं उन भावों के भी वो कार्जेश होते हैं। जब आप सूची बनाइएगा तो उसको बना लीजिएगा, कोई कुंडली तैयार करिए उसको बना लीजिएगा। यद्यपि फलादेश इतने से ही हमारा काम चल जाता है, जब बहुत आवश्यक होता है तभी हम दृष्टियों पर ध्यान देते हैं, क्योंकि केपी सिस्टम में दृष्टि का महत्व उतना नहीं दिया गया, फिर भी दिया गया। तो आज हम इसी पर बात करते हैं जो चार्ट हमारे पास है। अब हम राहु, हर ग्रह का तो अपने जिस नक्षत्र में होता है वहीं तक उसकी सीमा है, लेकिन राहु और केतु बहुत विस्तृत क्षेत्र है इनका। राहु पर सर्वप्रथम उस ग्रह का प्रभाव होता है, उस ग्रह का फल देता है, विशेष रूप से जिसकी दृष्टि में होता है। और नंबर 2 पर जिसकी ज्योति में होता है, मतलब जिसके योग में। नंबर 3 पर जिसके नक्षत्र में होता है, और नंबर 4 पर जिसकी राशि में होता है। अर्थात 4 तरह से वो सिग्निफिकेटर बनाता है। अर्थात जिसकी दृष्टि में होगा वो जिसकी दृष्टि है उस ग्रह को जो जो भाव मिले हैं उसको सेम टू सेम राहु के सामने आपको उतार देना है। फिर जिसके नक्षत्र में ज्योति में है, जिसके योग में है, उसको भी उतार देना है। फिर जिसके नक्षत्र में है उसको भी उतार देना है, और फिर जिसके राशि में है उसको। सब भाव राहु केतु के देखे जाएंगे और इसके सब लॉर्ड में जो भाव कॉमन होंगे उनका फल विशेष रूप से देगा, जो कॉमन नहीं होंगे उसके अंतर्दशाओं में फल मिलेगा। ये हमने तारीख बताया। अब हम आप सीधे बताएंगे कि किस तरह से हम तय करें कि किन भावों का कार्य है। जैसे मान लीजिए हम राहु को लेते हैं, राहु को सीधा हमने ले लिया। अब राहु का तो एक कालम यहां है कि राहु पहले लग्न में है, लग्न में उसकी राशि है। इस नाते देखिए लग्न एक 2 बार आया है, और चूंकि कन्या राशि में इस नाते मिथुन भी राशि राहु की होगी, इस नाते 10वें भाव का भी कार्य है, क्योंकि कन्या 10वें में आई। अब राहु मंगल के नक्षत्र में है, मंगल 7, 3, 8 का कार्य है स्वयं के द्वारा। देखिए 7, 3, 8, तो 7, 3, 8 को भी जोड़ लिया गया है। लेकिन राहु मात्र 1, 1, 10 और 7, 3, 8 का कार्य नहीं होगा। हम सबसे लास्ट में इस पर आएंगे, जो नक्षत्र के माध्यम से मिल रहा नक्षत्र वाले कॉलम पे आएंगे। हम पहले उस पे जाएंगे कि क्या राहु पर किसी ग्रह की दृष्टि है। अगर दृष्टि है तो उसको हम पहले लेंगे उस ग्रह के भाव। अब राहु को दृष्टि देखने के लिए राहु केतु का हम लग्न कुंडली पर आते हैं। देखिए दृष्टि, तीसरी दृष्टि शनिश्चर की है और 9वीं दृष्टि बृहस्पति की है। अब शनिश्चर और बृहस्पति के भाव राहु में जोड़े जाएंगे, ये पहले नंबर। लेकिन मित्रों हमने बार बार कहा है कि अगर कोई 5 अंश पर है, कोई 20 अंश पर है, तो ये दृष्टि नहीं है। दृष्टि आप अधिकतम 6 अंशों तक देखें, या हमने ये भी पाया है कि एक दीप्तांश होता है, 10 अंश का दीप्तांश मान लीजिए। 10 अंश के अंदर अगर है तो दृष्टि आप जरूर जोड़ लीजिए, इसका प्रभाव बराबर मिलता है। क्योंकि दृष्टि के बारे में केपी सिस्टम में केवल दृष्टि कहा गया है। युति के बारे में ये जरूर कहा गया है कि 4 और 6 अंश के अंदर है तो युति मानी जाएगी, योग।
तो दृष्टि को हम 10 अंश तक बढ़ा के मानते हैं और फल भी मिल रहा है। तो आप ये देखिएगा कि शनिश्चर और राहु में दृष्टि का क्या अंतर है। राहु को देखिए इस नाते स्पष्ट ग्रह हमने दिया है। राहु 28 अंश 6 कला 23 विकरा पर बैठा है और शनिश्चर 19 अंश पर बैठा है, अर्थात 19 9 28। अभी हमने कहा था संस्था का मान लीजिए था शनिश्चर की दृष्टि है, बृहस्पति की भी दृष्टि है। बृहस्पति देखिए 20 अंश पर बैठा है और राहु 28 अंश अर्थात 8 अंश। मतलब शनिश्चर और बृहस्पति इन दोनों ग्रहों के जो भाव हैं, जिन भावों के कार्जेश हैं वो भाव राहु में आएगा, पहले उसको लिखिए। तो शनिश्चर में कौन कौन सा भाव आया है? 10 5 6 8 1 10 अर्थात 10 5 6 8 1 10 ये शनिश्चर के नाते मिला। 10 5 6 और फिर 8 1 10 राहु को ये शनिश्चर के नाते मिला। और फिर बृहस्पति में है 8 4 7 5 11 और बृहस्पति के नाते ये तो शनिश्चर के नाते मिल गया और बृहस्पति के नाते मिला 8 4 7 और 5 11 ये बृहस्पति के नाते मिल गया। अब इतने भावों का कार्य हो गया राहु शनिश्चर और बृहस्पति के नाते, क्योंकि उनकी दृष्टि है। फिर राहु है, आप देख लीजिए किसके नक्षत्र में? मंगल के। अब मंगल जिन भावों का कार्य है सब राहु में आ जाएंगे। मंगल देखिए 7 3 8 7 4 7 इस तरह से मंगल के नाते कार्य हुआ। अब उसके बाद राहु को हमें देखेंगे किस घर में है? बुध के घर में है। अब बुध में भी जो भाव हैं सारे भाव आ जाएंगे राहु में। बुध में देखिए 8 1 10 सूर्य में 8 और 12 मैंने बुध में ही है 8 और 12 ये बुध के नाते हो गया। अब आप देखोगे कि सभी ग्रह तो 3 3 6 या 5 6 भावों के कार्य हैं। भाव को आप समझते हो, हर भाव से क्या क्या देखा जाता है, ये विस्तार का विषय है, हमने कई बार बताया है, उसको आप जानते हो। तो लेकिन राहु हो गया 10 5 6 8 1 10 8 4 7 5 11 7 3 8 7 4 7 8 1 10 8 12 इतने भावों का कार्य हुआ। इस नाते इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत। अब आप इसमें से राहु मेनली उन्हीं भावों का फल देगा जो दृष्टि द्वारा है, फिर ज्योति द्वारा है, सबका फल देगा। लेकिन जो कॉमन होगा सब लॉर्ड में, इसके यहाँ सब लॉर्ड हमने नहीं दिया है, उसको आप देखिएगा, उन भावों का विशेष फल उसकी दशा में मिलेगा। लेकिन मेनली जो दृष्ट भाव है उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, जो किसी दृष्ट ग्रह द्वारा दृष्ट है वो भाव, उसके बाद क्रमशः सबका फल मिलेगा। तो ये राहु में आया। इसी तरह से आप केतु को भी ले सकते हो। केतु किन किन भावों का कार्य बनेगा? देखिए केतु में स्वयं में तो 7 4 7 है, 8 1 10 है, लेकिन केतु पर दृष्टि किसकी है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। केतु पर देखिए शनि की दृष्टि नहीं है, चंद्रमा की दृष्टि नहीं है, मंगल की नहीं है, किसी ग्रह की सीधी दृष्टि नहीं है, बृहस्पति की भी दृष्टि नहीं है, केतु पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं। तो ज्योति में भी कोई नहीं है। राहु के भी ज्योति में कोई होता तो उसको भी हम ले लेते। अकेले लग्न कुंडली से ही इसको देखना है मित्रों। कष्ट में नहीं जाना है कि केतु के साथ शुक्र मंगल हो गया, ये नहीं देखना। लग्न कुंडली भी अकेला है। अब केतु किसके नक्षत्र में है? केतु है बुध के नक्षत्र में। तो बुध में कौन कौन से भाव आए हैं? 8 1 10 और 8 12। तो केतु हो गया 8 1 10 का,
और 8 12 ये बुध के नाते मिला है। सबसे पहले इसको देखा है, उसके बाद केतु किस राशि में है। देखिए लग्न कुंडली में मीन राशि में है, अर्थात बृहस्पति में जो भाव हैं वो केतु में जुड़ जाएंगे। 8 4 7 और चंद्रम और मैंने 5 11 ये बृहस्पति के नाते। इस तरह से आप जब चार्ट बनाओ तो इसको देखो, तब राहु केतु का सही फल मिलेगा। दूसरा विषय मित्रों, ये तो राहु केतु किन भावों के कार्जेश हैं, किन किन भावों पर इनका प्रभाव पड़ेगा, ये तो आपने देखा। लेकिन दूसरा सवाल ये पैदा होता है, अगर कोई ग्रह राहु या केतु के नक्षत्र में है तो मित्रों राहु और केतु में जितने भाव हैं वो उन भावों को भी का दायित्व संभालेगा, उन भावों का प्रभाव भी उस पर रहेगा। ये बहुत व्यापक प्रभाव है। वैसे मान लीजिए राहु के नक्षत्र में चंद्रमा है, जैसे अब चंद्रमा को आप देखोगे तो सीधे 5 11 1 1 10 का कार्य है, लेकिन राहु के नक्षत्र में होने के नाते 5 11 1 1 10 तो ही है, लेकिन राहु में जितने भाव आए हैं वो सब चंद्रमा में जुड़ जाएंगे। केतु में देखिए, केतु के नक्षत्र में मंगल है तो मंगल में जो भी भाव हैं ये तो रहेंगे, लेकिन केतु में जितने भाव आए हैं ये भी मंगल में जुड़ जाएंगे। इसी तरह से आप देखोगे शुक्र भी केतु के नक्षत्र में है तो शुक्र में जो भाव आए हैं इनके साथ केतु में जितने भाव आए हैं सब जुड़ जाएंगे, क्योंकि शुक्र केतु के नक्षत्र। ये इतना बारीक अध्ययन और जानकारी आपको रहेगी तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके ज्योतिष का फलादेश बहुत ही सटीक होगा और जो आप कहोगे वो बहुत सही होगा और आप लोक कल्याण में भी कामयाब होगे और जातक और परीक्षक आपको आशीर्वाद भी देंगे, आपसे खुश भी रहेंगे। तो मित्रों, हमें लग रहा है कि छोटा करने का मैं प्रयास करता हूं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाता है। आज मैंने विस्तृत विचार राहु और केतु पर दिया है। जो कॉन्सेप्ट अब तक आपका क्लियर नहीं हो पाया था, मुझे लग रहा है कि आज क्लियर हो गया है। और फिर आप की प्रेरणा, आपकी जिज्ञासा, आपका कमेंट मेरा पथ प्रशस्त करता है, मेरे लिए मार्गदर्शक बनता है। मैं आपको सदा आमंत्रित करता हूं कि आप जरूर एक स्वस्थ आलोचना, रिएक्शन, एक्शन, प्रतिक्रिया दें मेरे वीडियो पर। बहुत से मित्र अनायास की बात करते, कभी कहते हैं छोटा हो गया, कभी कहते हैं बड़ा हो गया, कभी कुछ कहते हैं, उनके समझ में नहीं आता तो मैं क्या करूं। उनकी समझ का फेर है, थोड़ा समझ को और विस्तृत करें। तो मित्रों, वो कहते हैं शार्ट में बताइए, शार्ट कट बताइए। ये शार्ट का विषय नहीं है ज्योतिष, और न शार्ट में आप समझ सकते हो। ये अगर मैंने 35 साल समय गुजारा है तो आपको जरूर 10-5 साल बिताना पड़ेगा, तब ये समझ में आएगा। दूसरा विषय, आपका इष्ट बल मजबूत होगा। आप इष्ट देव को मेरे बताए पद्धति से सिद्ध करो। मैंने वीडियो भी 2 वीडियो दिया है। एक वीडियो का नाम है अपने इष्ट देव को कहां खोजें, कैसे सिद्ध करें। दूसरे वीडियो का टाइटल है आपको सर्वथा स्ट्रांग बनाने वाला वीडियो। इसको दोनों को आप देखोगे तो मेरा वो कपोल कल्पित नहीं है, बल्कि उस रास्ते से, उस यात्रा से मैं गुजरा हूं और मैंने सिद्ध किया है। तो वही मैं बताता हूं जो मैं जान गया हूं। केवल मानने पर या अंधविश्वास पर या रूढ़िवादिता से मैं नहीं कुछ पढ़ा। तो मैंने बहुत कुछ है, लेकिन बताता वही हूं जो अभ्यास में, तर्क में सही उतरता है, यही सही जिसका फल मिलता है। तो मित्रों, आगे बढ़ने से पहले, अब चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है, अतः मैं अपनी बात को आज यहीं समाप्त करता हूं और पुनः अगले किसी दिन, 2-3 दिनों में एक नए वीडियो के साथ आपके बीच उपस्थित होऊंगा।
धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।